नमस्कार। खबर दिन भर देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसे प्रदेश में हम टिकने नहीं देंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 33 से अधिक डिस्टिलरी लगवाई है और 70 वर्ष में ज़्यादा लगी। आधे से अधिक हमने 5.5 वर्षों में लगवाई है, यानी कि पिछले कई सालों की अपेक्षा पिछले 5.5 वर्षों में जो काम हुआ है उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए मुख्यमंत्री की तरफ से और 5 वर्षों में 33 से ज़्यादा डिस्टिलरी लगवाई गई, इसका भी आज मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुरानी झांसी तहसील स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की। बैठक के दौरान पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों की पूजा नहीं बल्कि उन्हें जेल भेजना चाहिए। अखिलेश यादव अपराधियों के सरगना हैं, इसीलिए वे ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे थे, जहां पर एक बैठक की उन्होंने अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक गहलोत का नाम हटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में दिग्विजय सिंह, शशि थरूर ही मैदान में बचे थे। दिग्विजय ने केरल से दिल्ली आकर नामांकन पत्र भी ले लिया था और उनके प्रस्तावों की लिस्ट भी तैयार थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोका, जिसके बाद दिग्विजय ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस तरह से खड़गे भले ही छुपे रुस्तम साबित हुए हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिग्विजय के चुनाव लड़ने के ऐलान से गांधी परिवार डर गया था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पार्टी के विचार मंथन सत्र के दौरान सामने आया। जब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए, सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह घोषणा की कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किसकी दावेदारी मजबूत थोड़ा अब समझिए। 13 साल से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर की हम बात करें। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में वो आगे रहे हैं और इसके साथ साथ देश भर में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं, राजनीति के अलावा उनकी बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर। कांग्रेस में अंदरूनी उठाफटक है जो इन दिनों चल रही है। चपलता, तर्कशीलता और एक प्रखर वक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। कांग्रेस में बदलाव, विपक्ष को झटका देने में सक्षम। अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। दक्षिण से नाता जमीन से जुड़े हुए नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे हैं। इनकी दावेदारी को इसलिए प्रमुख भी माना जा रहा क्योंकि गांधी परिवार के भरोसेमंद ये माने जाते हैं, करीब ही माने जाते हैं। 2014 में लोकसभा की अगर हम बात करें, विपक्ष के अच्छे नेताओं से इनके अच्छे संबंध हैं। हालांकि चुनाव दर चुनाव अगर देखे जाएं तो एक मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रणनीति के तौर पर भी इनको देखा जाता है, भूमिका किस तरह से बनाई जाती है। कई बार हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। मजदूरों में इनकी अच्छी पकड़ है, 9 बार से विधायक रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र में पार्टी को अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादातर कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके समर्थक नाराजगी जताते हुए स्थानांतरण पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने विधायक के लिए चित्रकूट जेल को असुरक्षित बताया। नाहिद हसन की जेल बदलने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल नाहिद हसन से मिलने चित्रकूट जाएगा और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को पेश करेगा। और कानपुर में हॉस्टल की लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने हॉस्टल चलाने वाले मनोज पांडे को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने हॉस्टल के बाहर लगे नेम प्लेट पर जिस पुलिस अफसर का नाम लिखा यानी कि एएसपी सुरेंद्र तिवारी से भी पूछताछ की। पूछताछ में बुलंदशहर में तैनात एएसपी सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरी कोई बिल्डिंग कानपुर में नहीं है, इस बिल्डिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी कानपुर में नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी इस मामले में एफआईआर कराऊंगा। एक प्रकरण मेरे नॉलेज में भी कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि इस तरह का कोई बोर्ड लगा हुआ है सर जी, वो उससे कोई दूर दूर तक मेरे या मेरे किसी रिश्तेदार का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और मैं स्वयं मांग करता हूँ कि उसकी गहराई से जाँच किया जाए और जिसने भी कृत्य किया हो उसके खिलाफ कार्रवाई। और खबर रायबरेली से, जहां पर एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों के मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। मामला रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र के राही ब्लॉक के रघुनाथपुरम कटेली के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल में बनने वाले भोजन के राशन को स्कूल के बच्चों से रेहड़ी पर रखकर आए दिन मंगवाया जाता है और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो मासूम बच्चे जो कि काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, रायबरेली का वीडियो है। और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में छात्रों से स्कूल में टाइल्स उठवाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पढ़ाई की जगह छात्रों से टाइल्स उठवाई जा रही हैं। पढ़ाई की जगह छात्र मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा का वीडियो बताया जा रहा है जहां बच्चों से काम कराया जा रहा है। टाइल्स इन बच्चों से उठवाई जा रही है और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कुछ छात्राएं आपको नज़र आ रही होंगी वीडियो में जो कि काम करती वहां पर नज़र आ रही हैं। खबर प्रयागराज से, शिक्षा माफिया केएल पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने इसे कुर्क किया है। ममफोड़गंज इलाके में मकान जिसको कुर्क कर दिया गया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप भी है इन पर। मौजूदा समय में जेल में बंद है शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल। तो 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है केएल पटेल की प्रयागराज में। शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल जिसकी 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। प्रशासनिक अमला उस वक्त मौजूद रहा। ममफोड़गंज एरिया है, यहाँ पर केएल पटेल जिनके खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट था उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। इनके यहाँ पर 2 मकान हैं जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 10 करोड़ की है और एरिया है वो 200 वर्ग मीटर का टोटल एरिया है जो कुर्क किया गया है। इनके खिलाफ टोटल 4 मुकदमे लिखे हुए हैं विभिन्न थानों में और इनकी बाकी की प्रॉपर्टी है वो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और संभल से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया जहां पर उधार की रकम तकादा करने पर ससुर ने पुत्र वधू को गोली मार दी और आरोपी ससुर मौका देखकर फरार हो गया। गोली लगने से महिला घायल हो गई जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने ससुर समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला असमौली थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव का है। तो आरोपी ससुर है जिस पूरे मामले पर ससुर समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बता दें आपको, ससुर के पुत्र वधू को गोली मारी गई है।
और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रायबरेली में जिला प्रशासन को अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर भ्रूण लिंग जांच की शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीएमओ की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान पीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण लिंग की जांच न किए जाने और फरार फायर सुरक्षा व्यवस्था की गहनता की जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान क्या खामियां पाई गई, अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया। कुछ सेंटर्स पर फायर एक्सला क्लूर की रिफिलिंग एक्सपायर पाई गई और चेतावनी भी हालांकि उनको दी गई है। तो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स जहां पर छापेमारी की गई जिला प्रशासन की टीम की तरफ से, जहां भ्रूण लिंग जांच की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत भ्रूण की लिंग जांच कानूनी अपराध है, तो उसी के अंतर्गत विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चेक किए जा रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि जो भी अधिनियम में कार्रवाइयाँ करने के लिए लिखा गया है वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स क्या निकल के है यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भरवाया जा रहा है, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। फायर का भी देखा गया, उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ पाया गया। हालांकि उसमें रिफिलिंग की डेट पास हो चुकी है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत उसको सही करा लें। और कुशीनगर दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही डिप्टी सीएम ने सीएमओ को वेलनेस सेंटर को सही तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान हर घर नल योजना की धीमी प्रगति पर जल निगम के एक्सीएन को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और L2 हॉस्पिटल में हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन किया और साथ ही अस्पताल में डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत की। किसी भी स्थिति में हम अपने अस्पताल परिसर को और सरकारी ऑफिसेज को किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कार्यविधि को हम रोकेंगे और जो करेगा उसके खिलाफ इसके खिलाफ जांच कराएंगे। जो भी आरोप है हम उनकी जांच कराएंगे और कोई दोषी पाया जाएगा तो बख्शेंगे। और कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मणपुरा गांव में स्थित एक खेत में 6 सितंबर को अज्ञात युवक के मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। प्रेमी की संपत्ति न मिलने से नाराज प्रेमिका ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव खेत में फेंक दिया था। मृतक प्रेमी को उसके परिजनों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद प्रेमिका ने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए हत्या की साजिश को रच दिया। पुलिस के मुताबिक करीब 6 महीने पहले भी प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश घटना को अंजाम नहीं दे सकी थी। लेकिन पुलिस ने प्रेमिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। इसका हत्या इसलिए की गई थी कि महिला जो है इसको अपने राज हटाना चाहती थी। ये लोग उसको कानपुर से ले आए प्लानिंग के तहत में, दारू पी के फिर खेत में ले गए। पर इसमें गला इसका जो रुमाल पहना था, रुमाल से गला इन्होंने दबाया, गला घोटा और फिर इसके चेहरे पर ईंट से वार कर दिया। इस तरीके से हत्या इन लोगों ने की थी। ये पूरे घटना को सफल अनावरण करने के बाद एसपी महोदय ने, जो हमारी टीम है, इंदरगढ़ की टीम है और पूरी एसओजी की टीम है, 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपकर देश की राजनीति करेंगे। इसके बाद बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, जगदानंद की बात सही है। बिहार का कल का भविष्य तेजस्वी यादव ही है। युवाओं के चहेते नेता तेजस्वी यादव हैं। ये तो बात सही है कि कल का भविष्य, और चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा और खासकर बिहार में नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और दोनों आदमी मिलकर, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर सरकार और महागठबंधन की सरकार है, तो ये भविष्य तय है कि कब बनेंगे वो मुख्यमंत्री और ये
देश की राजनीति करेंगे। खबर बोकारो से, जहां पर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बोकारो एसपी से मिली जानकारी के अनुसार टास्क फोर्स का गठन हुआ। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ के मैदान में एक बाइक समेत 3 लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही, जिसके बाद आरोपियों ने बाइक चोरी के अपराध को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि बोकारो से चुराई गई बाइक को बिहार में बेचा जा रहा था और बाइकों की अच्छी खासी कीमत भी बाजार में मिल जाती थी। हरला क्षेत्र में भी कल पहले सुबह संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्ति घूमते हुए पाए गए, जिनको पकड़कर थाना लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में वो अपने कई मोटरसाइकिल चोरी करने का अपराध भी स्वीकार किए और अपने अपराध स्वीकारती बयान में इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी करके बिहार के गया ज़िले में किसी परैया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री किए हैं और जहां से ये जाकर अपना उस मोटरसाइकिल की बरामदगी करा सकते हैं। इसी आलोक में यहाँ से हरला थाना से एक टीम गई थी बिहार और वहां से मोटरसाइकिल बरामद करके लाई है। और 3 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के ऑडिटोरियम में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बन रहे 9 आवासीय योजना का शिलान्यास करने पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे। शहरी आवासीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर काशीपुर समारोह स्थल का जायजा लेने पहुंचे अपर आयुक्त आवास टीसी दुमका ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, आवास मंत्री, वो और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 अक्टूबर का समय दिया गया है यहाँ काशीपुर उधमसिंह नगर में, जिसमें वो 9 प्रधानमंत्री आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें लगभग हमारे 7,700 घरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,000 से अधिक घरों का निर्माण आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं और जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो। पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना और जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर न आए। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश भर में सभी मंडल अफसर और सभी जनपद मुख्यालयों पर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी की तरफ से राज्य की बेटी अंकिता भंडारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आहूत कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज प्रदेश भर में शोक की लहर है और पार्टी ने भी अपने सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम आज सभी जगह प्रेषित किए। पार्टी के सभी कार्यकर्ता राज्य की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और सभी की आंखें इस दौरान नम थी। हमारे प्रदेश की बेटी है। एक दुखद घटना हुई है और क्योंकि हमने जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई वो सब विदित है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर एक शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम सब ने आज निश्चय किया कि पूरे प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर और देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर से उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, जिसको लेकर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। आदरणीय डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज एक बार फिर उत्तराखंड के वे एक सैनिक पर, उस वीर पर विश्वास करते हुए, जहां पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे उत्तराखंड से थे, आज पूर्व डीजीएमओ अनिल चौहान को उन्होंने सीडीएस बनाया है।
मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ और चौहान जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। जो हमारी सैनिकों से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान होगा। और इन दिनों नवरात्र में देश भर में रामलीला का आयोजन हो रहा है। ऐसे में हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों की तरफ से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिससे जेल का सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सभी कैदी इस समय राम भक्ति में लीन हैं। बता दें कि जिला कारागार में गणेश पूजन के साथ रामलीला की शुरुआत की गई। विगत एक माह से जो है हमारे कैदी गण जो है रिहर्सल कर रहे थे और लगभग अधिकांश बंदी वो हैं जिन्होंने विगत वर्ष भी पार्टिसिपेट किया था और कुछ नए बंदी भी जो है आज इस रामलीला के लिए जो है अपना अभिनय के लिए दिखाने के लिए तैयार हुए हैं। और आज जो है नारद मुँह और जो है जो रावण जो तपस्या करते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने, उनका मंचन किया गया है। और इस मंचन के लिए उन्होंने आज के डेट के मंचन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं और बहुत अच्छा उनका आज ये परफॉर्मेंस रहा। और खबर दिन भर में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।